एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जगवीर चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपके लिए इस वीडियो हम लेकर के आए भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस सीरीज में हम लेकर के आए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस सीरीज को भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक भी क्वेश्चन इस सीरीज को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में छोड़ करके नहीं आएंगे। 100% मैं आपसे वादा करता हूँ। आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मात्र आपको छोटा सा योगदान देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले वीडियो देखने से पहले, जिससे आपको बीच में नहीं बोलना पड़े। और इस वीडियो को सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। नीचे एक बेल आइकन टाइप एक आइकन बना हुआ है, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे डेली अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आप सभी जानते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। जो कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो किसका उल्लेख करती है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों से अस्तित्व मिलकर के जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था इंडिया की बनाते हैं। और क्लोज्ड इकोनॉमी का अर्थ क्या है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात और ना ही आयात होता है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52% कृषि में लगा हुआ है। सबसे अधिक किसमें? कृषि में। छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है? सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। छिपी हुई अदृश्य बेरोजगारी क्या कहलाती है? जिसमें सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है बताइए? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है वित्तीय बाजार का एकीकरण। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? गरीबों में अधिक गरीब की मदद करना। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आपने यहाँ तक अच्छे से देखा तो एक चीज़ फिर दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? 52%। सबसे अधिक श्रम शक्ति किसमें है? इंडिया के कृषि में। इसीलिए इंडिया को क्या कहते हैं? कृषि प्रधान देश। अब देखिए गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है कितना? कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन वार्षिक प्रकाशन करता है? IBRD। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। ठीक है, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सम्मिलित होता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे के सारे आपके लिए। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस राष्ट्र या किस श्रेणी में रखा गया है? आप सभी अर्थात मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है US डॉलर में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? मध्यम मानव विकास श्रेणी में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतर स्थान वाले राज्य कौन से हैं? केरल सबसे अधिक शिक्षित राज्य, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र। अब देखिए बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जिसमें आयात निर्यात दोनों नहीं होते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है। इंडिया की कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है बताइए? उड़ीसा में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर। कौन सा असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। वह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा
भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका जो है निकाली गई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता। ठीक है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है या माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? यूएनडीपी ने। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? 2%। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उद्यमों के स्वामित्व। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में टर्शरी सेक्टर अर्थात तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। उसके बाद देखते हैं, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना एनएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल देशीय उत्पाद। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बताइए। इंडिया में गोवा। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है बिहार। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। डैन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? गोविंद रानडे ने। अब देखिए, इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय के सम्मकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन सी मानी जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि अभी आपको बताया। अब देखिए, आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में सही कथन है, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ग्रेसम का नियम किसने दिया है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। विदेशी मुद्रा का विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले किया था। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं कैसी होती हैं? महंगी हो जाती हैं। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है कौन? ऋणी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? मुद्रास्फीति। ठीक है। वह कौन वर्ग है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? लेनदार। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1806 ईस्वी में पत्र मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले शुरू हुआ था, 1806 ईस्वी इंडिया में। भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे अधिक भाग खर्च होता है किस पर? पेट्रोलियम के आयात पर। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। उसके बाद देखिए, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 से 94 के केंद्रीय बजट में बनाया गया था। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी सर्राफा से। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, एक सेंट्रल बैंक। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक आप सभी जानते हो, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक।
बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जो कि सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेड ऑफिस मुंबई में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है जुलाई से जून। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए? 115 करोड़ रुपए का। अब देखिए 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर के, भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? करेंसी नोट प्रेस, देवास में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सबसे अधिक शाखाएं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। पंजाब नेशनल बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनल बैंक है। किस देश में भारतीय बैंकों की सबसे अधिक शाखाएं कार्यरत हैं? यूके में। भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किस देश में अर्थात भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में, ठीक है। एसबीआई द्वारा कोच्चि में पहला तैरता हुआ एटीएम एसबीआई द्वारा। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए या ऋण प्रदान करने वाला कौन है? नाबार्ड क्या है? एक बैंक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और उसके बाद देखिए भारत में एक निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? 200 करोड़ रुपए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना, यूटीआई की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? 1964 में। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई, भारतीय यूनियन या यूनिट ट्रस्ट, ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी जो है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली संस्था कौन सी है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब देखिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया था? 30 अप्रैल 1992 ईस्वी में। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? सेबी के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? बताइए। 24। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में अर्थात 1875 ईस्वी में। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय बैंक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुँचाने वाला पहला बैंक बना है एसबीआई बैंक। भारत में कागजी मुद्रा या कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में अर्थात 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्रवाई का अर्थ है क्रय और विक्रय सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की कम दर। आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य मूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में और पाउंड स्टर्लिंग के रूप में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। उसके बाद देखिए यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। अर्थात मुद्रा अधिक हो जाए और माल की आपूर्ति कम हो जाए तो मुद्रास्फीति कहलाता है। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होती है ब्याज की बाजार दर। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों को ऋण भरते हैं। अब देखिए जिस स्वदेशी या जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति उसे क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा।
वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति 1991 ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। सरकार अर्थोपाय ऋण यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस लेती है, आरबीआई से लेती है। ठीक है, सरकार कहाँ से लेती है? जितना भी उसका सारा जो जितना भी वो फंड जितना खर्च करती है सरकारी योजना में या जो भी है, तो आरबीआई के थ्रू सब कुछ ये कार्य होता है। वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। क्या माना जाता है बताइए? मुद्रा की क्रय शक्ति। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक स्वामित्व वाली समानुषंगी रूप में स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद देखिए, सहभागिता नोट किससे संबंधित है? विदेशी संस्थागत निवेश से। एमसीएक्स एसएक्स क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अधिनियम। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। उसके बाद देखिए, भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1949 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले रुपए का अवमूल्यन 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा। और दूसरी बार कब किया गया था? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कृषि अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा क्या? वृद्धि। ठीक है। नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? 1999 में। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों की घटना नहीं है। यह सत्य है या असत्य? असत्य है। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में की गई थी। अब देखिए, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? 1982 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य कीमती स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम। ठीक है, स्टैगफ्लेशन या स्टैगफ्लेशन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। स्टैगफ्लेशन स्थिति क्या कहलाती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? आरबीआई। भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। अब देखिए, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे वर्ष 1975 में। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है? यूएसए। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? 10 वर्ष। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सावधि जमा धनराशि। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। ठीक है। उसके बाद देखिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व बैंक अनुपात सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्रेडिट कार्ड के नाम से जानी जाती है, प्लास्टिक मनी जानी जाती है क्रेडिट कार्ड के नाम से। अब देखिए, हमारे देश के बैंक जो हैं घरेलू सावधि जमाओं के लिए किससे प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं? ग्राम निवासियों। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में किसका हिस्सा सबसे अधिक है? वाणिज्यिक बैंकों का। मुद्रास्फीति की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इम्पोर्टेंट आगे, दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय बैंक के पास रखे हुए सबसे अधिक या सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाते हैं? नकदी रिजर्व।
भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? थोक मूल्य सूचकांक। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक की दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे। देखिए, भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? 1 लाख रुपये। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तिथि से कितने समय के लिए वैध रहता है? 3 महीने। ठीक है। अब देखिए, टीजर ऋण क्या है? बैंकों द्वारा प्रभावित या प्रसारित अस्थिर ब्याज दर। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट, बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली का नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना। ठीक है। अशोध्य ऋण का अर्थ क्या है? किसी कंपनी को देय राशियाँ जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। उसके बाद देखिए, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? किसान क्रेडिट कार्ड। खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत ऋण नहीं माना जाता है मूलभूत सुविधा ऋण। अब देखिए, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो कहलाता है, लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम अधिकतम सीमा रुपयों में क्या है? निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं होती है। रेपो रेट अर्थात रेपो रेट का सही अर्थ क्या है? बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर रेपो रेट कहलाती है। जो अदर बैंक आरबीआई से मनी उधार लेते हैं। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम करती हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो अर्थात एसएलआर कहलाता है। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या है? MICR। ठीक है। कोड होता है एक मैग्नेटिक। ठीक है। अब देखिए, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे अधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखित जो एक विशिष्ट अंतरण निधि अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का होता है लेनदार का। ठीक है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। और उसके बाद देखिए, क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। ये क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट रहता है। क्रेडिट जो है ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। बैंक पार चेक आरोहित करने वाले ग्राहकों को अधिकार देता है चेक भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। धन शोधन क्या है? धन शोधन है अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? रेपो या रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ष में या किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध कराता है? CIBIL। यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात F फॉरेन दर्शाता है FDI में। अब देखिए, किस प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर का आरंभ हाल ही में किया गया है? SANGAM संगम। पद वैक्यूरेंस से क्या समझते हैं आप बताइए? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा में जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपयों का मूल्य क्या है? ह्रास हो रहा है। इसका अर्थ क्या है? रुपये का मूल्य कम हुआ है। कौन सी संस्था भारत की एक पारंपरिक या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी नहीं है? IRDA। दर जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जा सकती है उसके विपरीत उसे क्या कहते हैं? विनिमय दर। अपनी विदेश यात्रा के लिए US
डॉलर खरीदने के लिए आपको कहाँ संपर्क करना चाहिए? ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक की शाखा से। ठीक है। बैंकिंग लोकपाल का क्या अर्थ है? ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति किसके द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं बचत खाते या बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों द्वारा बचत के लिए। चेक व ड्राफ्टों की वैधता अवधि जारी किए जाने की तिथि से कितने माह तक वैलिड है? 3 माह तक। किस कार्ड से बैंक को उचित ऋण जोखिम है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन मिलीलैंड्स कार्ड्स। ठीक है। बॉम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है दलाल स्ट्रीट में। संवेदी सूचकांक में प्रतिभूतियाँ होती हैं 30। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनिमय या विनियोग का प्रस्तावित स्तर है 26%। भारत का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा है? मुंबई। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है शेयर मार्केट से। वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक। आरक्षण निधि अनुपात CRR और संवैधानिक चल निधि अनुपात SLR। इन कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो दोनों हैं पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध किस उद्योग बाजार से है? बैंकिंग उद्योग से। उसके बाद देखते हैं बैंकिंग रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 2000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी स्थानों पर किस वर्ष तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं? मार्च 2012। उसके बाद देखिए भारत में जो है वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंध करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। बैंकों की कौन सी सेवा या उत्पाद विशेष छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है? शिक्षा ऋण। कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? नरसिम्हन समिति। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेश मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है अधिकृत डीलर। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? आप सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। 1 अप्रैल से प्रतिवर्ष। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष के आर्थिक या वार्षिक बजट में अपनाया गया था? सबसे पहले 1987 से 88। अब देखिए नेक्स्ट। हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है व्यय की अदायगी। संशोधित मूल्य वर्धित कर यानी कि मॉडरेट का संबंध है उत्पाद शुल्क से। राजकोषीय घाटा। नेक्स्ट। राजकोषीय घाटा क्या कहलाता है? बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष से लागू किया गया था? 1957 से। गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? ब्याज भुगतान। नेक्स्ट। केंद्रीय बजट किस महीने में पेश किया जाता है? फरवरी में। अब नेक्स्ट देखिए। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश करता है। नेक्स्ट देखिए। संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है एक्साइज ड्यूटी से अधिकतम आय प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट देखिए। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। ठीक है। अब देखिए भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक वृद्धिशील मात्रा में जिसकी प्राप्ति के उपाय करने होंगे वह क्या है? कर आय। ठीक है। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आयोजना। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का। उसके बाद देखिए भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। नेक्स्ट देखिए। बजट 2012 के अनुसार भारत का सुपर वरिष्ठ नागरिक कौन है? वह व्यक्ति जो इसने 80 वर्ष की अधिक आयु प्राप्त कर ली है। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है राज्य सरकारों द्वारा। कौन सा सबसे अधिक कर भुगतान करता है? औद्योगिक क्षेत्र।
कराधान एक उपकरण है राजकोषीय नीति का। भारत सरकार का व्यय किस पर इमारत अर्थात सब्सिडी के कारण अधिकतम है? तेल पर। ठीक है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता है? सीमा शुल्क। नेक्स्ट देखिए, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? एम विश्वेश्वरैया। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि आय। नेक्स्ट देखिए, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई थी? 1950 ईस्वी में। अब नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत में योजना की स्थापना कब? 1950 से की गई थी। पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट की या रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1991 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। भारत सरकार ने पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? 1944 ईस्वी में। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति कब इसकी स्थापना? 1938 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रथम वरीयता दी गई थी? कृषि क्षेत्र को। भारत अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 17। अब 2017 से 2022 बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है? आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय। प्रथम में कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस बिजनेस। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? पहली। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? द्वितीय। भारत में योजना के आरंभ से किसी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छित कुल वर्षों की संख्या 6। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इम्पोर्टेंट, भारत में योजना विकास अर्थात प्लान हॉलीडे था 1966 के सूखे के पश्चात। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की या योजना अवधि के दौरान की गई थी? द्वितीय। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे अधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तृतीय योजना को। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्म पोषित विकास। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया था? तीसरी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, जो कि आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने यह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? चतुर्थ योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता है गौड़गिल योजना। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? ये आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? किसके आधार पर? संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करने के आधार पर। ठीक है, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। बताइए नीति आयोग का किस वर्ष से ये किया गया है? मोदी गवर्नमेंट में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग का सचिव होता है। योजना आयोग है एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। भारत में योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है सरकार की इच्छानुसार। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके ट्रांसफॉर्मिंग करके नीति आयोग बना दिया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? छठी। आर्थिक योजना आयोजन या आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अवलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1985 से 90। उसके बाद देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था JRY। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 97। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? पूर्व सोवियत संघ में। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंट, भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 280।
उसके बाद नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद गठन किस वर्ष किया गया था? 1952 में। भारत का पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम रखते हुए औद्योगिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना से की गई? 10वीं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वाई रेड्डी। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग क्या है? एक मौद्रिक नीति तैयार करता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे तथा जनता पार्टी चुनी गई थी। पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों में अनुभव वाला व्यक्ति हो। अब देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। भारत में योजना विकास की अवधि थी 1966 से 69। ये आपको फैक्ट याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेश आर्थिक वृद्धि। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 20वीं सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1975 में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? द्वितीय। 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत राज्य की या राज्यों की भागीदारी केंद्रीय करों में न्यूनतम कितने प्रतिशत थी? 30%। योजना काल में सबसे अधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी 8वीं योजना में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इंपोर्टेंट है सारे के सारे। प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया था, यह किसके द्वारा दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना 1976 से 78 के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल अधिकार है निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ, दोनों के दोनों। अब उसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है टीओ। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं, जहां पर फ्री एक्सपोर्ट किया जा सके। सुपर 301 क्या है? अमेरिका व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। इंडिया बॉन्ड की इक्विटी फंड की स्थापना 1996 ईस्वी में। मूल्यानुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का 2% है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है? रत्न एवं आभूषणों से। TRIPS ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित एक पक्ष है। करार का संचालन किसके द्वारा होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। भारत से सबसे अधिक मूल्यों के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। अब देखिए नेक्स्ट, इंपोर्टेंट है, समुदाय और संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। भारतीय चमड़े का सबसे अधिक निर्यात किसको किया जाता है? इंग्लैंड को। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वर्षों में भारत में आयात के सबसे बड़े मद हैं पूंजीगत वस्तुएं एवं पेट्रोलियम पदार्थ। अब देखिए नेक्स्ट, किस वर्ष के या किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सबसे अधिक आयात व्यापार है? ओपेक। भारत द्वारा अन्य देशों के साथ दोहरा एक परिहर समझौता DTAA किसको बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? द्विपक्षीय व्यापार। उसके बाद देखिए, LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित है? दहेज में। उसके बाद देखिए इंपोर्टेंट नेक्स्ट, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? ओपेक से। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है अर्थात खर्च की जाती है? पेट्रोलियम पर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है निर्यात का विविधीकरण। नेक्स्ट देखिए, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह है प्रादेशिक व्यापार। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंट है सारे के सारे, देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? ट्रेड वेंचर्स। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया है? सूरत में। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? नोएडा में। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? ECGC। भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? चाय से। अब नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका अंग वह है GATT सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अब नेक्स्ट देखिए, GATT का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम फेमा एक्ट जो लागू हुआ था? 2003 में। ठीक है, भारत का फेरा का स्थान किसने लिया था? फेमा ने लिया है। ठीक है, जो कि फॉरेन रेगुलेशन एक्ट है एक। ठीक है, जो है मनी के एक्सचेंज का। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस चीज़ की आपूर्ति में भारत का एकाधिकार है? अबरक।
दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि से। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। नायक समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से। रेखा समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चीनी घोटाला से। उसके बाद सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। सरकारी समिति किस विषय से संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंधित थे, अर्थात सरकारी आयोग आपसे पूछा जाता है केंद्र और राज्य से संबंधित है। भूतलिंगम समिति संबंधित है एटी से। उर्जित पटेल समिति का संबंध है मौद्रिक एवं साख नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा से। चलैया समिति के क्षेत्र में जांच गठित की गई थी प्रत्यक्ष कर से। नेक्स्ट देखिए, केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंधित किससे है? करों से। नेक्स्ट देखिए, भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना। नेक्स्ट देखिए, रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? भुगतान संतुलन घाटे से। नेक्स्ट देखिए, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? बीमा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, आबिद हुसैन समिति गठित की गई, ठीक है, लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु। तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से। चंद्रशेखर समिति किससे संबंधित है? शेयरों से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, रंगराजन समिति की रिपोर्ट विषय वस्तु किससे संबंधित थी? भुगतान संतुलनों के घाटों को नियंत्रण रखने के लिए उपाय सुझाना। कर सुधार समिति का संबंध या कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? राजा समिति। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी? चलैया समिति। 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति। कौन सी समिति उद्योग क्षेत्र के क्रियाकलापों के लिए संबंधित नहीं है? वैद्यनाथन समिति। ठीक है। उसके बाद देखिए, औद्योगिक ऋग्णता से संबंधित समिति है तिवारी समिति और गोस्वामी समिति। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है वेणुगोपाल समिति। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है रेखा समिति। नेक्स्ट देखिए, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है वांचू समिति। चलैया समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में प्रणाली में सुधार से। BK चतुर्वेदी कमेटी के निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? तेल क्षेत्र में कमी सुधार के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? अब संरचना के विकास और वित्तीय के लिए उपाय सुझाना। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। नेक्स्ट देखिए, किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग को, सिंगापुर को, दक्षिण कोरिया को, ताइवान को। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस आधार पर है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक के आधार पर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो? 1000 से अधिक। भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव आवास योजना। उसके बाद नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? मध्याह्न योजना। कब शुरू की गई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है कार्यक्रम है सर्व शिक्षा अभियान, जो कब शुरू किया गया था? ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, ग्रामीणों या गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई? हिमाचल प्रदेश द्वारा। उसके बाद देखिए, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित की गई थी 1867 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 200 रुपये से 200 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? 500 रुपये। उसके बाद देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। कार्ल मार्क्स किससे संबंधित थे? कहाँ के थे ये? जर्मनी से थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स किससे संबंधित थे? अर्थव्यवस्था से। और कहाँ से संबंधित थे? जर्मनी से।
भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ? हरियाणा में। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। मॉडवेज संबंधित है मूल्य वर्धित कर से। नेक्स्ट देखिए, आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948 ईस्वी में। एग मार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। एग मार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है, एक सिंबल है, जो कि एग्रीकल्चर जितने भी प्रोडक्शन होते हैं उन पर एक एग मार्क आता है, ठीक है। तो इतना आपने इस वीडियो में कंप्लीट 500 क्वेश्चंस की वनडे एग्जाम बूस्टर सीरीज को कंप्लीट देखा है। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके लिए इससे और बेहतरीन सीरीज हम अप टू डेट इसी प्रकार लेकर के आते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, जिससे हम अपने चैनल पर डेली अप टू डेट जो भी आपके लिए कंटेंट लेकर के आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन उस बेल आइकन के थ्रू आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी, अर्थात नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको अच्छे से देख पाओगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।